ईंट का जवाब पत्थर से देना सोडानो का नियम है। वह इस बात को जानता है कि दुनिया हिंसा से झुकती है। अहिंसा का गांधी का फॉर्मूला सोडानो नहीं मानता। इसलिए हमने अपने न्यायालय में इस प्रकार से चीट करने वाले इंसान व उसके साथियों को मृत्यु दंड की सज़ा प्रदान की है। क्या आप लोग हमारे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं? तब एक व्यक्ति अपने स्थान पर उठकर खड़ा हुआ बोला, महान सोडानो के निर्णय सदा उचित होते हैं, उनमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कारण यह है कि सोडानो के अंदर भेदभाव नहीं है। वह सत्य के हामी हैं और सत्य पर विश्वास करते हैं। मगर क्या? हमारी राय है कि न केवल मृत्यु दंड ही दिया जाए बल्कि उस धन की भी वसूली और अब अपने दोनों साथियों की जान की कीमत का हर्जाना भी वसूल किया जाए। हम तुम्हारी राय से सहमत हैं और अपने न्यायालय में किए गए फैसले में ये सजाएं भी शामिल करते हैं। वह वसूल किया गया धन उन मृतकों के परिवारजनों को दे दिया जाएगा। अगले ही पल करतल ध्वनि से वातावरण गूंजता चला गया। कुछ लोगों ने महान सोडानो की जय के नारे भी लगाए। विशैली मुस्कान सोडानो के अधरों पर उभरी। कई पलों उपरांत सोडानो के अधर फिर खुले। वह कहने लगा, हमारे दुश्मन को समाप्त करने के लिए जो लोग जाना चाहें वे लोग स्वयं उठकर खड़े हों। एक पल का भी तो समय न लगा। हॉल में उपस्थित सब लोग उठकर खड़े हो गए। सोडानो ने कहा, सब लोगों की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमारा ख्याल है उससे टकराने के लिए हमारे 10 जाबाज बहादुरी पर्याप्त होंगे, परंतु हम अपनी ओर से 2 व्यक्तियों को और बढ़ाकर संख्या 12 कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष से 3 व्यक्ति। स्वेच्छा से तब 12 व्यक्ति खड़े रह गए। उन 12 व्यक्तियों को भी सोडानो ने बैठ जाने का संकेत किया। उन्होंने सीट ग्रहण की। तत्पश्चात सोडानो ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, नंबर 40। यस महान सोडानो। एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, जब तुम हमारे दल में शामिल हुए थे तो तुमने विश्वास दिलाया था कि तुम्हें चांग दल से निकाल दिया गया है, क्यों? यस महान सोडानो। गुड। सोडानो बोला, क्या आज भी तुम ये बात कह सकते हो या ये कह सकते हो कि उस संस्था के लिए काम नहीं करते हो? महान सोडानो, यस। बोलो। इस बात का मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उनके लिए कार्य नहीं कर रहा हूं? विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, सोडानो ने कहा। मुझे अफसोस केवल यह है कि सोडानो की नज़र धोखा कैसे खा गई। मैं समझ ना पाया। कोई बात नहीं, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। महान सोडानो, यस। विशाल को इस बात की चिंता नहीं है कि उसकी जान जाएगी अथवा उसका क्या होगा, मगर प्रश्न यह है कि आपने ये कैसे फाइनल कर लिया कि मैं उन लोगों के लिए जासूसी कर रहा हूँ? इसका सबूत है विशाल, पक्का सबूत है। सोडानो किसी पर बिना सोचे समझे लांछन नहीं लगाता। देखो उधर। विशाल ने उस ओर चेहरा घुमाया। तभी पूरे हॉल में अंधकार छा गया और फिर सोडानो ने एक बटन दबाया। सामने दीवार पर एक पर्दा उभर आया था। उस पर्दे पर विशाल का चेहरा उभरने लगा था। उसके साथ ही बारी बारी से कई आदमी मिलते रहे। उन लोगों ने आपस में बातचीत की। विशाल ने जो उस दृश्य को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। विशाल ने एक बार चारों ओर देखा और फिर विशाल बेहद तेजी के साथ मेन द्वार की ओर दौड़ पड़ा। सोडानो का भयानक अट्टहास हॉल में गूंजा। साथ ही सोडानो ने अपनी कुर्सी में लगा हुआ एक कॉलवेल टाइप का बटन पुश किया। उस बटन के पुश करते ही उस कुर्सी में से तेज चमकदार ज्वालापुंज निकला। वह ज्वालापुंज बेहद तेजी के साथ विशाल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ज्वालापुंज विशाल से टकराया वैसे ही उसके तन में आग लग गई। देखते ही देखते विशाल जलकर खाक हो गया। वहां मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त और कुछ भी न बचा था। तब सोडानो ने उन हबशियों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग शराब ले आओ। वे लोग शराब लेने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहां उपस्थित सब लोगों के समक्ष मदिरा पेश कर दी। सोडानो सहित वे सब लोग मदिरा पान करने लगे। वातावरण अब मोहक हो चला था। कीमती शराब के एक एक जाम पीने के बाद वे लोग हॉल से बाहर की ओर चल दिए। हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था। राजन और इकबाल, उन दोनों ने मोटरसाइकिल को पुलिस ऑफिस के बाहर पार्क किया और इंस्पेक्टर बलबीर के ऑफिस की ओर बढ़ चले। यह उनका सौभाग्य था कि उस समय इंस्पेक्टर बलबीर अपने ऑफिस में ही था। उन दोनों ने ऑफिस में घुसते ही बलबीर को अभिवादन किया। उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए इंस्पेक्टर बलबीर ने कहा, आओ पुत्रों बैठो। वे मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर बलबीर ने अपने सामने रखी हुई फाइल को बंद किया और उनकी तरफ मुखातिब होते हुए बोला, कहाँ से आ रहे हो पुत्रों?
जी सीधे घर से आपके पास ही आए हैं। कोई खास बात है क्या? नो अंकल, केवल आपसे इस केस के विषय में बातचीत करने के लिए ही आए थे। वेरी गुड अंकल, राजन बोला। एक आइडिया हम लोगों के माइंड में आया है। क्या आइडिया है, बोलो। आइडिया नंबर 1, इकबाल तपाक से बोला। आपने नगर में जहाँ जहाँ भी पुलिस लगा रखी उन्हें वहाँ से हटा लें और उसके स्थान पर सादे वेश में केवल निगरानी करने की व्यवस्था करें। इससे क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा अंकल, राजन तुरंत बोला। अपराधी ये समझकर कि शहर में कोई पुलिस निगरानी नहीं लगी हुई है इसलिए अपनी इच्छा अनुसार आएगा जाएगा, या अगर इतना भी ना होगा तो भी वह कुछ तो लापरवाह होगी। अपराध का लापरवाह होना ही पुलिस और हमारे लिए लाभदायक है। हम इसी समय कुछ लाभ उठा सकते हैं। पुत्रों, यस अंकल, तुम्हारी इस बात पर गौर किया जा सकता है। यह पॉइंट वैसे अपने आप में है तो जोरदार। जोरदार नहीं अंकल, बल्कि बहुत जोरदार है। पुलिस तभी अपराधी पर हाथ डालने अथवा उसे पकड़ पाने में कामयाब होती है जब अपराधी या तो लापरवाह हो जाता है अथवा शराब पीकर बेकार। तुम्हारा पॉइंट जोरदार होते हुए भी शायद उस पर अमल न किया जा सके। क्यों अंकल? वह इसलिए कि नगर में लगातार 6 हत्याएं हो चुकी हैं और वे सभी हत्याएं बड़े लोगों की हुई हैं। नगर में सेठ टाइप के लोगों की स्थिति बड़ी नाजुक है। यदि हथियार बंद पुलिस की गश्त बंद होते ही नगर के लोग बौखला जाएंगे। इसलिए मेरी नज़र में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। फिर भी जो आप लोगों ने विचार रखा है उसके विषय में डीएसपी रावत से बात करूंगा। यदि उन्होंने सहमति दे दी तो यह तब संभव हो सकेगा। अंकल, इकबाल तपाक से बोला। जो एक विचार हमारे मस्तिष्क में आया वह हमने आपके सामने रख दिया। अब उस पर अमल करना या ना करना ना करना आपका काम है, क्योंकि जो भी आपका प्रोसीजर होगा आप कार्य तो उसी ढंग से ही करेंगे। राइट अंकल, अब सुनिए आइडिया नंबर 2। नगर के पश्चिम भाग में एक पीली पहाड़ी है। नाम आपने सुना भी होगा। बिल्कुल सुना है और देखी भी है। आप लोगों को याद होगा कि गत 4 माह में उस पहाड़ी और उसके आसपास के इलाके में लगभग 20 आदमियों की जान गई है। उन मृतकों की लाशें नोची खसौटी अवस्था में पाई गई थी। पुलिस को छानबीन में वहां कुछ भी नहीं मिला। अंत में पुलिस ने उस क्षेत्र के लोगों के विश्वास अनुसार भूत प्रेतों का अड्डा मानकर उस फाइल को बंद कर दिया, क्योंकि मृत आत्माओं पर अधिकार पाने का पुलिस के पास कोई साधन नहीं है। आपका कथन सत्य है अंकल, राजन बोला, परंतु उस विषय में हमारा विचार आपसे और पुलिस व जन समूह से अलग है। मतलब? हम ये मानते हैं अंकल, इकबाल बोला, आज के वैज्ञानिक युग में मृत आत्माओं, भूत प्रेत आदि का कोई अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि हमने उस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया है। वहाँ पर पीली पहाड़ी के ठीक नीचे एक खंडहर है। उस खंडहर को लोगों ने भूत महल का नाम दिया है। हमारा ख्याल है कि वही स्थान भूत प्रेतों का ठिकाना न होकर अपराधियों का अड्डा है। पुत्रों, जी मैं भी उस विचारधारा को ही मानता हूँ, इंस्पेक्टर बलबीर ने कहा। इसलिए मैं तुम लोगों की भावनाओं से इनकार नहीं करूँगा, मगर तुम लोग ये अच्छी तरह से समझ लो कि जैसी दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, लाशों को वैसा ही पाया गया। अंकल, यस, अगर ये भी संभव हुआ कि वहाँ भूत प्रेत हुए तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है अंकल, इकबाल बोला। अम्मी कह रही थी कि पीर वाले मौलवी का ताबीज़ बांधने से भूत प्रेत का साया भी पास नहीं आता। हम लोग उस पहाड़ी पर हाथों में ताबीज़ बांध कर ही जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम लोग उचित समझा करो। ठीक है, जैसा तुम लोग उचित समझो करो, क्योंकि अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि जहां लोगों को भूत का भ्रम था वहां तुम दोनों ने अपराधियों को पकड़वाने में मदद की। इसलिए हम इस संभावना को भी मान सकते हैं और एक बार उस पहाड़ी पर जाकर चेक कर सकते हैं। और तब इंस्पेक्टर बलबीर ने अपने पास से एक छोटा सा ट्रांसमीटर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पुत्रों, मैंने तुम लोगों के लिए एक पॉकेट ट्रांसमीटर का प्रबंध किया है। इसे रखो, वक्त पड़ने पर इसके द्वारा तुम लोग मुझे सूचित कर सकते हो। थैंक यू अंकल। और फिर वे सब उठ खड़े हुए। राजन और इकबाल पुलिस ऑफिस से बाहर आए। वे अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़े। राजन ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, इकबाल को पीछे बिठाया। अगले ही पल मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। वे दोनों कॉलेज जा रहे थे। मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ रही थी। अगला दृश्य, सोडानो ने 12 आदमियों को अपॉइंट किया था। 12 आदमी सोडानो के उन लोगों में से थे जिन पर सोडानो को नाज था।
इन लोगों को सोडानो का दायां हाथ समझा जाता था। लोग अपनी ओर से तैयार होकर पीली पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। 12 आदमियों का यह दल आधुनिक गनों व बमों से लैस था। ये लोग वहां से चलकर बाहर आए थे। बाहर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। वे सब के सब तैयार होकर उस वैगन में बैठे थे और पहाड़ी की ओर रवाना हो गए थे। स्टेशन वैगन बहुत वेग से पीली पहाड़ी की ओर दौड़ती जा रही थी। स्टेशन वैगन में वे कुल मिलाकर 12 आदमी थे, सभी आधुनिक हथियारों से लैस। तब जब स्टेशन वैगन द्रुत वेग से दौड़ती हुई जा रही थी, अचानक उस पर गोलियों की बाढ़ छोड़ दी गई। थाए थाए थाए! स्टेशन वैगन के टायर पंचर हो गए। जोरदार धमाका हुआ था। स्टेशन वैगन का ड्राइवर सुलझा हुआ था, वरना जिस तेजी से वैगन जा रही थी उसमें उसे निश्चित रूप से उलट जाना चाहिए था, मगर ड्राइवर ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए उसे उलटने से बचा लिया। अगले ही पल स्टेशन वैगन में बैठे सोडानो के 12 जाबाज बहादुर वैगन से कूदकर नीचे आ गए और पोजीशन लेने लगे। दूसरी ओर उन 12 बहादुरों के मुकाबले में पूरे 20 व्यक्ति थे, आधुनिक गनों व हथियारों से लैस। अब उन लोगों के मध्य एक स्टेशन वैगन थी, दूसरी ओर थी पेड़ों की बाढ़। दूसरी ओर के अपराधी लोग पेड़ों की बाढ़ की आड़ में थे। उन 12 जाबाज बहादुरों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा, यदि आप लोगों को अपनी जिंदगियां प्यारी हैं तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सबका अंजाम केवल मौत ही होगा। उत्तर उन लोगों को उसी रूप में मिला जैसा कि उन्हें आशा थी। उस ओर से गोलियों की बाढ़ छोड़ दी गई थी। वातावरण गोलियों की आवाज से चीख उठा था। यदि उन लोगों के बीच में स्टेशन वैगन न होती तो निश्चित रूप से अब तक उनके शरीर छलनी हो गए होते। उनमें इतनी गोलियां प्रविष्ट हो गई होती कि छेद गिनने भी कठिन हो गए होते। दोनों ओर से गोलियां छूट रही थीं। सोडानो के जाबाज बहादुरों को यह जच गया था कि केवल गोलियों से उन लोगों पर पार नहीं पाया जा सकेगा। काफी देर गोलियां चलते हुए हो गई थी। अब तक उन 12 आदमियों में से 4 आदमी मौत के घाट उतर गए थे। गोलियां उनके सीनों और ललाटों में समा गई थी। दम तोड़ने से पूर्व वे बुरी तरह से चीखे थे, तड़प कर दम तोड़ा था। अब उन लोगों ने बजाय गोलियों के बमों का प्रयोग करना अधिक उचित समझा था। पार्टी लीडर नंबर 20 ने अपने एक साथी को बम फेंकने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही उसने अपने पास से एक हैंड बम निकाला, पिन खींचा और उनकी ओर उछाल दिया। अगले ही पल धड़ाम धूम धड़ाम। मजेदार बात यह थी कि बम जिस उद्देश्य से उन लोगों की ओर उछाला गया था वह उन लोगों तक पहुंच ना पाया था। बीच में ही उनकी ओर से चलाई जाने वाली गोलियों में से एक गोली उस बम से टकराई थी और वह रास्ते में ही बस्ट हो गया था। तब उन लोगों ने अंधाधुंध बम बरसाने प्रारंभ कर दिए। वातावरण बुरी तरह से कंपित हो रहा था। दूसरी ओर से कई अपराधी उन बमों के कारण मौत के घाट उतर गए थे। उनके जिस्मों के चीथड़े वातावरण में छितरा गए थे। जले हुए मांस की गंध हवा में फैल गई थी। उन्हें यह जच गया था कि यदि जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वे उन सबको इसी तरह से मौत के घाट उतार देंगे। चारों ओर धुआं फैल रहा था। बमों के फटने से इतना धुआं फैल गया था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर गजब उसने ये किया कि कई स्मोक बम और उछाल दिए। ढेर सा धुआं एक साथ वातावरण में फैलता चला गया था। फिर उसी ने अपने 2 साथियों को साथ लिया। उन्हें साथ लेकर धुएं का सहारा लेते हुए वे लोग उनकी ओर बढ़ने लगे। बाकी सब लोगों को वहीं पर छोड़ दिया गया था। वह अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ उन अपराधियों के पीछे की ओर बढ़ा। दूसरी ओर के अपराधियों ने यह स्वप्न में भी ना सोचा था कि इस प्रकार वे लोग उनके पीछे आने का प्रयास करेंगे। बम भी बराबर फट रहे थे और गोलियां भी चल रही थी। उधर यह सब सीन सोडानो अपने कक्ष में बैठा टेलीविजन सेट पर बैठा देख रहा था। उसने वहीं पर उस ओर से बढ़ते हुए देखा। सोडानो के चेहरे पर परेशानी के चिन्ह उभर आए थे। यह स्पष्ट था कि वे लोग पीछे जाते ही उसके आदमियों को मौत की घाट उतार देंगे। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन लोगों को सोडानो के जाबाज बहादुरों के पीछे पहुंचने में अधिक से अधिक 5 मिनट लगे होंगे। वे 3 थे। उन्होंने अपने हाथों में लाइट मशीन गनें थाम रखी थी। उन्होंने ना तो उन लोगों को किसी प्रकार की चेतावनी ही दी और ना ही होशियार किया। उनके पीछे जाते ही गनों के रुख उनकी ओर किए और टगर दबाते चले गए। एक बार की गोलियों की बाढ़ सी छूटकर उनकी ओर बढ़ी। गोलियां उनकी पीठ में उतरती चली गई। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी संभलने का अवसर न दिया। वे चीखें मारते हुए सदा सदा के लिए मौत की मीठी नींद में सो गए। उधर सोडानो ने अपना माथा पीट लिया। वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके वह 12 विश्वसनीय साथी मौत के घाट उतर गए थे। इधर तब जब इन लोगों ने सबको समाप्त कर दिया तो उन मृतकों के ऊपर उन्हीं की स्टेशन वैगन से पेट्रोल निकालकर उनके ऊपर छिड़का और फिर माचिस की तीली जलाकर उनके ऊपर उछाल दी। भक आवाज के साथ आग जल गई।
और वे लोग धूं धूं करके जल उठे। तब उस व्यक्ति ने खुलकर गगनभेदी अट्टहास लगाया। हा 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 हा। उनके सब हथियारों को अपने अधिकार में किया और वे लोग वापस चल दिए। रास्ता धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। सोडानो उधर बैठा हुआ उन लोगों के विषय में सोच रहा था। उसके समक्ष टेलीविजन पर उनके साथियों के जलते रहने का दृश्य उभर रहा था। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के घर में ही छुपा हुआ था। राजन और इकबाल ने पीली पहाड़ी और उस खंडहर को चेक करने का निश्चय किया था। उनका ख्याल था कि पीली पहाड़ियों और खंडहर में बजाय भूत प्रेतों का निवास न होकर अपराधियों का डेरा था और चेक करने के लिए वो वहाँ के लिए चल दिए। राजन मोटरसाइकिल चला रहा था और इकबाल पीछे बैठा हुआ था। राजन ने इकबाल की ओर मुंह घुमाते हुए कहा, खलीफा। यस उस्ताद। अपना रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लो। अगर ज़रा भी कोई खतरा नज़र आए तो फ़ौरन गोली दाग देना। एक पल की देरी भी जान की दुश्मन बन जाएगी। उस्ताद। बोल खलीफा। चिंता ना करो, इकबाल कहने लगा। मौका पड़ते ही गोली सालों के ठीक सीने में लगेगी। बस मैं यही चाहता हूँ। मोटरसाइकिल पुनः द्रुत गति से दौड़ने लगी। उधर पीली पहाड़ी के टॉप पर एक कंकाल खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें चारों ओर का दृश्य निहार रही थी। जैसे ही उसकी नज़र उस ओर से आती हुई मोटरसाइकिल पर पड़ी, उसने ड्राइव करते हुए राजन व इकबाल को देखा तो वह तेजी से पीछे की ओर गया। वहां जाकर उसने एक स्थान पर लगे अनेकों बटनों में से एक बटन को दबा दिया और पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ गया। चंद पलों उपरांत ही उस खंडहर में से 8-10 कंकाल निकलकर बाहर आए और तेजी के साथ ही उस ओर बढ़ चले जिधर से मोटरसाइकिल आ रही थी। लगभग 10 मिनट में ही वे कंकाल उछलते कूदते हुए उनके समीप पहुंच गए। तब राजन जल्दी से बोला, खलीफा। यस उस्ताद। देख क्या रहे हो? वे साले भूत सामने आ रहे हैं, अपने निशाने का कमाल दिखाओ। अभी लो उस्ताद, कहकर इकबाल ने उन लोगों को यानी कंकालों का निशाना लेकर ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। थाए थाए थाए। गोलियां तो चली, निशानों पर लगी भी, परंतु परिणाम रहा वही ढाक के 3 पात। एक भी तो कंकाल नहीं गिरा था। दादी माँ की कहानियों जैसी बात थी। वे कंकाल अपने दोनों हड्डियों वाले हाथों को ऊपर उठाकर हो की आवाज़ कर चिल्ला रहे थे। उस्ताद। यस खलीफा। लगता है हम फंस गए हैं। ये तो वास्तव में सच्चे भूत ही नजर आते हैं। इन सालों पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। खलीफा। राजन बोला, घबराते क्यों? ऐसा लगता है इन सालों ने कोई बुलेट प्रूफ कपड़ा पहन रखा है। क्या बात करते हो उस्ताद? इकबाल बोला, इन लोगों ने कपड़े कहाँ से पहन लिए? ये तो सीधे साधे कंकाल नजर आ रहे हैं। तुम देखते जाओ ब्रदर। राजन बोला, अभी पता चल जाएगा। मैं इन लोगों पर मोटरसाइकिल का प्रहार कर देखूंगा। कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? हाँ, यदि हम लोग अपने प्रयास में सफल ना हुए तो ये निश्चित ही कल के समाचार पत्रों में हमारी नुची खुची लाशों के फोटो छपेंगे, जिन्हें देखकर लोगों को काफ़ी दुख होगा, मगर सिवाय अफसोस करने के वे कुछ न कर सकेंगे। ब्रदर। यस उस्ताद। दिमाग खराब करने के बजाय इन लोगों से टकराने के विषय में सोचो, बेकार की बकबक नहीं। लो उस्ताद, मैं एकदम चुप हो जाता हूँ। बस केवल वही करता रहूँगा जो तुम्हारा आदेश होगा। राजन और इकबाल दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए उन कंकालों के मध्य में पहुंच गए थे। चारों ओर कंकाल ही कंकाल थे। यदि वे कोई साधारण हृदय वाले व्यक्ति होते तो मूर्छा खाकर गिर गए होते अथवा हार्ट फेल होकर स्वर्ग से धार गए होते, मगर वे दोनों बाल सीक्रेट एजेंट थे। जरा भी ना घबराए। उन्होंने अपने होशो हवास कायम रखे, धैर्य छूटने न दिया, बड़ी बहादुरी के साथ उनसे टकराने का प्रयत्न करते रहे, उनसे टकराने के विषय में नई तरकीबें सोचते रहे। कंकाल अपने हाथ ऊपर उठाए हो की आवाज करते हुए अपना घेरा छोटा करते रहे। राजन। उसने अब उन पर मोटरसाइकिल से प्रहार करने का उचित समय समझा। उसने मोटरसाइकिल को एकदम ही रेस दी और फिर एक कंकाल के ऊपर चढ़ाता चला गया। उसके अगल बगल के कंकालों पर इकबाल ने अपने दोनों हाथों को घूंसे के रूप में प्रहार किया। जिस कंकाल के सीने से मोटरसाइकिल का मजबूत टायर टकराया था वह एकदम से दूर जाकर गिरा था। साथ ही उसके मुख से भयानक चीख की आवाज भी निकली थी। हाय! उस कंकाल की चीख ने और तो चाहे कुछ ना किया हो, परंतु ये बात अवश्य साबित करती थी कि वे भूत प्रेत ना होकर इंसान थे। अवश्य उन लोगों ने ऐसे वस्त्र धारण कर रखे थे जो जीते जागते इंसान होने के बावजूद भी कंकाल नजर आते थे।
तब जब इकबाल ने भी उस चीख को सुन लिया तो राजन से कहा, खलीफा, यस उस्ताद, देख लिया, ये साले हैं ना कंकालों के रूप में इंसान ही। लगता है सालों ने लोहे के ऐसे वस्त्र धारण कर रखे जो ऊपर से देखने में कंकाल नजर आते हैं। लगता ही नहीं है, बल्कि ऐसा ही है, राजन बोला। मगर यह साबित हो गया कि इन लोगों से टकराने के लिए हाथ पैरों अथवा मोटरसाइकिल का ही सहारा लेना पड़ेगा। इनके लिए गोलियां बेकार हैं। यस मास्टर। और तब राजन ने मोटरसाइकिल को बला की फुर्ती से टर्न किया और उसी व्यक्ति की ओर लेकर बढ़ा जिधर की वह मोटरसाइकिल की चोट खाकर गिर पड़ा था। राजन ने मोटरसाइकिल को पूरी रेस दी और उसके ऊपर चढ़ाता चला गया। दूसरी ओर जाकर फिर एक आदमी से मोटरसाइकिल टकराई और इकबाल, उसने भी कमाल किया था। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर दो आदमियों पर छलांग लगाई थी और उन्हें लिए जमीन पर आ रहा था। राजन ने धड़ाधड़ उन लोगों पर मोटरसाइकिल से उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिए। कंकाल राजन को गिरा देने के उद्देश्य से हवा में लहराते से राजन पर छलांगे लगा रहे थे, मगर राजन अपने आप को बड़ी सफाई से बचा रहा था। इकबाल जैसे ही उनको लिए जमीन पर आया, वैसे ही उसके बाद उछलकर खड़ा हुआ। उसने उठने में एक पल के 100वें भाग का भी समय नष्ट न किया था। उठने के बाद उसने अपने जूते की ठोकर पूरी शक्ति के साथ एक कंकाल के चौकटे पर खींच मारी। टन्न की ध्वनि उभरी। उस आवाज़ ने यह साबित कर दिखाया कि ये लोग वास्तव में ही लोहे के बने इंसान हैं और इन लोगों ने उसी के कंकाल बनवा रखे हैं। खोलो, लोहे के कंकाल रूपी खोलो यानी आवरणों को जूते की ठोकरों से तोड़ डालना संभव न था। तभी इकबाल की नज़र एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर पर छलांग लगाई। अगले ही बार पत्थर उसके हाथ में था। इकबाल ने दांत भींचे, अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को उसी कंकाल के थोपड़े पर खींच मारा जो नीचे पड़ा हुआ था। पत्थर के प्रहार का जोरदार असर हुआ। वह कंकाल वाला भाग बीच से खुल गया और दो हिस्सों में विभक्त हो गया। कंकाल नीचे गिर पड़ा था और उसके अंदर से मानवीय चेहरा उभर आया था। अपनी सफलता पर इकबाल ने उछलकर कहकहा लगाया, हा हा हा, सालो, अब समझा मैं तुम्हारी कारस्तानी। अब तुम में से एक भी जिंदा ना बचेगा। और फिर चिल्लाकर बोला, उस्ताद। यस, अब इन सालों का चक्कर समझ में आया है। वास्तव में इन सालों ने लोहे के कंकाल पहन रखे हैं। खलीफा। यस उस्ताद, बात है कम काम ज़्यादा, राजन ने कहा। अपने आप को इन लोगों से बचाकर काम करो। याद रखना, यदि एक का भी लोहे का हाथ पड़ गया तो फिर उठ नहीं सकोगे और ये लोग तुम्हारी चटनी बनाकर छोड़ेंगे। चिंता ना करो उस्ताद, इकबाल बोला। अब ये साले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे और हम इनका बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेंगे। इकबाल ने उस पत्थर को तुरंत उठा लिया था और फिर एक अन्य कंकाल पर खींच मारा था। उसी तरह से उसी पत्थर से वह बराबर उनके आवरणों को उतारता गया। तब एक क्रुद्ध कंकाल ने अपने स्थान से बेहद तेज दौड़ लगाई और अपने सिर की सीधी टक्कर जाकर इकबाल के सीने में खींच मारी। इकबाल गिर पड़ा। उस कंकाल पर जैसे भूत सवार हो गया। वह इकबाल को उठा उठाकर पटक रहा था। अंत में उसने अपने लोहे वाले हाथ का उसके सिर पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। टन्न की आवाज़ उभरी। इकबाल। उसकी आंखों के समक्ष लाल पीले सितारे उभरे और फिर देखते ही देखते वह अपनी चेतना खोता चला गया। राजन अकेला रह गया था। एक साथ 8 कंकाल राजन पर टूट पड़े। कहाँ 1 और कहाँ 8। हालांकि राजन इकबाल सीक्रेट एजेंट था, हर प्रकार की युद्ध कला जानता था, मगर अकेला उन लोगों से कहाँ तक टकरा सकता था। कंकालों ने उसे मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया और नीचे डाल दिया। राजन के साथ भी उन लोगों ने वैसे ही व्यवहार किया। उन्होंने मारते मारते उसे भी बेहोश होने पर विवश कर दिया था। तब जब राजन भी बेहोश हो गया तो उन कंकालों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन लोगों ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हा 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 हा। अट्टहास लगाने के उपरांत उनमें से राजन व इकबाल को दो ने अपने कंधों पर लादा और एक ओर को लेकर चल दिए। उनकी मंजिल वही पीली पहाड़ी के नीचे वाला खंडहर था। पल प्रतिपल निकट आता जा रहा था। अपने 12 आदमियों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट टेलीविजन पर देखने के उपरांत सोटानो की आंखों में क्रोध के बादल उमड़ घुमड़ आए थे। देखते ही देखते उसका चेहरा अंगारों की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल होकर चमकने लगी थी। उनसे क्रोध की चिंगारियां छूट रही थीं। उसने तुरंत उसी हॉल में एक स्पेशल मीटिंग कॉल की। ठीक पहले ही की भांति आने वाले लोगों ने अपनी सीटें ग्रहण की और फिर अपने बॉस सोटानो के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सोटानो एक चमकदार धुएं के रूप में उस कुर्सी तक आया और फिर मानवीय शक्ल में परिवर्तित हो गया। उसके आते ही लोग अपने स्थानों पर उठकर खड़े हुए, तभी बैठे जब सोटानो ने उन लोगों को बैठ जाने का संकेत किया। तब तक सब लोगों ने सीटें ग्रहण कर ली तो सोटानो ने किसी टॉप के नेता की भांति अपना हाथ उन पर उठाते हुए कहा, साथियों, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे 12 जाबाज बहादुर साथी चांद के साथियों से टकराने गए थे, सब के सब मौत के घाट उतर गए।
अत्यंत दुखद सूचना तुम लोगों को देते हुए मेरे हाथ के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, मगर जो वास्तविकता है उससे भी मुख नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि यह वास्तविकता है कि वे लोग धोखे से मार डाले गए। अब हमने अपने न्यायालय में उन लोगों के लिए मृत्यु दंड निश्चित किया है। आप लोगों का क्या ख्याल है? एक व्यक्ति अपने स्थान से उठा। उसने अदब से अपना सिर झुकाया और फिर कहने लगा, बॉस, यहाँ उपस्थित जन सभी आप पर अंधा विश्वास करते हैं। आपने जो भी सज़ा सुना दी है वह अपनी जगह उचित है। हम सब आपकी सज़ा का अनुमोदन करते हैं। मुझे भी आप लोगों से यही आशा थी। आप सब लोगों के विश्वास के सहारे ही मैंने यह निर्णय लिया है। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। साथियों, मैंने निश्चय किया है कि हम लोग अब एक साथ अपराधी चीनी चांग व उसके दल पर आक्रमण करेंगे। उसके अड्डे को तहस नहस कर उसको समाप्त कर देंगे। यही उचित है महान सुदानो, उसी व्यक्ति ने कहा। चांग व उसके साथियों को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। चांग को पता चलेगा कि उसने सुडानो रूपी शेर को छेड़कर कितनी बड़ी भूल की है। अवश्य ही पता चलेगा महान सुडानो, और चलना भी चाहिए। यदि उसको इस कर्म की सज़ा ना दी गई तो वह फिर हावी होने का प्रयास करेगा। इसी वजह से तो उसको दंड दिया जाना आवश्यक है साथियों। और फिर सुडानो ने अपने साथियों को नर्म लहजे में आदेश देते हुए कहा, अब आप लोग चांग व उसके साथियों से टकराने चलने के लिए तैयार हो जाएं। अब से ठीक 2 घंटे बाद हमारा दल चांग के अड्डे की ओर प्रस्थान करेगा। अगले ही पल सुडानो के साथी हॉल से उठकर चल दिए। देखते ही देखते वह हॉल खाली हो गया। ठीक 2 घंटे के बाद सुडानो के आदमी तैयार होकर बाहर आ गए। बाहर 4 ट्रक खड़े थे। वे सब लोग वहां आकर उन ट्रकों में बैठ गए। ट्रकों के ड्राइवरों ने ट्रक स्टार्ट की और लेकर चल दिए पीली कोठी की ओर। ट्रक तेज गति पकड़ते जा रहे थे। राजन इकबाल की जब आँख खुली तो उन लोगों ने अपने आप को एक बड़े कमरे में बंद पाया। जिंदा पाकर उन लोगों ने भगवान को याद किया, क्योंकि आज तक उस ओर आने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। तब राजन ने इकबाल की ओर देखते हुए कहा, खलीफा। बोलो उस्ताद। क्या बोलूं खलीफा, राजन ने कहा। आखिर हम इन सालों के जाल में फंस ही गए। चिंता क्या है उस्ताद, इकबाल बोला। अगर फंस गए तो इस आपस से निकलेंगे भी? सो तो निकलेंगे ही। फिर बस यही सोच रहा था कि यदि हम ना फंसते तो ये बात पक्की थी कि अब तक हमने अपराधियों की जय बोल दी होती। जय तो अब भी बोलेगी उस्ताद, फिक्र क्यों करते हो? तभी अचानक जैसे राजन को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। यह जानकर उसे तसल्ली हुई कि अपराधियों ने उसका ट्रांसमीटर नहीं निकाला था। ट्रांसमीटर ना निकालने के 2 ही कारण हो सकते थे। पहला ये कि या तो उन लोगों ने उनकी तलाशी नहीं ली थी, और यदि ली थी तो उसे निकालने की आवश्यकता नहीं समझी थी। हालांकि अधिक संभावना इसी बात की थी कि उन लोगों ने उनकी तलाशी ना ली थी। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, परंतु ये सत्य था कि उसका ट्रांसमीटर उसकी जेब में था। राजन ने बेहद फुर्ती के साथ वह छोटा सा शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और एक कोने में चला गया। उसे कोई देख ना सके इसलिए इकबाल द्वार पर खड़ा हो गया। राजन ने बेहद फुर्ती से उस ट्रांसमीटर के बटन पुश किए। एरियर निकाला और मुंह के पास लाकर हेलो हेलो करने लगा। कुछ पलों बाद दूसरी ओर से इंस्पेक्टर बलवीर का स्वर सुनाई दिया। यस, इंस्पेक्टर बलवीर स्पीकिंग दिस साइड, ओवर। अंकल, मैं राजन बोल रहा हूँ, ओवर। बोलो पुत्रो, बलवीर की ओर से कहा गया। क्या बात है? अंकल, हम लोग यहाँ अपराधी के जाल में फंस गए हैं। आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर यहाँ पहुँच जाइए। पक्की तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि यह स्थान कौन सा है, लेकिन पूरी तौर पर यह आशा है कि यह स्थान वही खंडहर है जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यह भूत बहल है, ओवर। तब दूसरी ओर से इंस्पेक्टर बलवीर ने कहा, पुत्रों, चिंता मत करो, मैं तुरंत आप लोगों के पास पहुंच रहा हूं। मैं उस खंडहर को पुलिस के द्वारा घिरवा रहा हूं। हम लोग यदि अंदर प्रविष्ट होने में सफल ना हुए तो हम लोग इसे बमों के द्वारा तोड़ देंगे और तहखाने में प्रविष्ट हो जाएंगे, ओवर एंड ऑल। राजन ने ट्रांसमीटर बंद कर जेब के हवाले किया और इकबाल के समीप आया। उसने इकबाल की ओर देखते हुए कहा, खलीफा। कहा उस्ताद, मैंने अंकल को ट्रांसमीटर पर सूचित कर दिया है। वे लोग जल्द से जल्द आकर खंडहर को घेर रहे हैं। तो अब क्या चिंता उस्ताद? चिंता क्या है, अब तो रिहाई की तैयारी करो। बिल्कुल। अभी ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। खलीफा, यस उस्ताद, ये क्या चक्कर है? राजन बोला, अपनी समझ में नहीं आया। मुझे अभी अंकल से बात किए हुए अधिक से अधिक 5 मिनट ही हुए होंगे और गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। उस्ताद, इकबाल ने कहा, हो सकता है कि अपराधियों में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया हो और गोलियां चलनी प्रारंभ हो गई हों। ऐसा संभव नहीं है ब्रादर। क्यों उस्ताद? इसलिए कि जहां अपराधी का मुख्य अड्डा होता है वहां इस प्रकार के झगड़े की संभावना कमी रहती है। हालांकि 1% झगड़ा हो भी सकता है। ठीक उसी समय वहां पर झगड़े का सायरन बजने लगा।
वहाँ जो भी अपराधी के साथी थे वे सब के सब द्रुत गति से दौड़ पड़े। राजन ने दौड़ते लोगों में से कई को आवाज लगाई, मगर उनमें से कोई भी नहीं रुका। सभी अपने हथियार तेजी से उठाए दौड़ते जा रहे थे। तब जब कोई भी न रुका तो राजन ने इकबाल की ओर देखते हुए कहा, खलीफा, यस उस्ताद, देखना तुम्हारा रिवॉल्वर जेब में है या अपराधियों ने निकाल लिया। इकबाल ने अपनी जेबें टटोली। ये उनका सौभाग्य था कि रिवॉल्वर इकबाल की जेब में ही था। उसने फौरन रिवॉल्वर निकाला, कहा, केवल एक ही बची है उस्ताद। हम सौभाग्यशाली हैं खलीफा, राजन बोला। फिलहाल हमें एक ही गोली की आवश्यकता है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। गोलियां चलने का स्वर अभी भी उभर रहा था। राजन ने इकबाल से उसका रिवॉल्वर लिया और उसे लेकर उस कक्ष के द्वार पर आया। उसने रिवॉल्वर की नाल को ताले की नोक पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। ताला खुल गया। राजन ने उसमें हाथ डालकर सांकल को हटाया और द्वार खोल दिया। वे दोनों निकलकर बाहर आए और उसी ओर को बढ़ चले जिधर से गोलियों की आवाजें आ रही थी। वे कुछ ही कदम आगे जा पाए थे कि उन्होंने बमों के चलने की आवाजें सुनी। राजन और इकबाल ने लगभग दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसी तहखाने में दबकर मर जाएं। तब जब वे बाहर की ओर बढ़े चले जा रहे थे तो उन्होंने सामने से 4 सिपाहियों के साथ इंस्पेक्टर बलबीर को आते देखा। इंस्पेक्टर बलबीर ने उन लोगों के पास आकर कहा, पुत्रों, यस अंकल, सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। चांग और सुडानो नामक 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। ये दोनों ही महान अपराधी थे। पुलिस को इन लोगों की बहुत दिनों से तलाश थी। आपका काम हो गया अंकल। यस। और तब वे लोग बाहर आ गए। बाहर ट्रक तैयार खड़े थे। राजन और इकबाल दोनों इंस्पेक्टर बलबीर के साथ पुलिस जीप में बैठे। अगले ही पुलिस दल उन अपराधियों को लेकर नगर की ओर चल दिया। रास्ता धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। समाप्त।